नमस्कार दोस्तों, आज मैं ये अरस्तू पर पार्ट 6 वीडियो बना रही हूँ जो नागरिकता पर अरस्तू के विचार टॉपिक है। तो नागरिकता पर विचार इस तरह है अरस्तू का। नागरिकता पॉलिटिक्स की तीसरी पुस्तक में अरस्तू नागरिकता और संविधान पर विचार करता है। प्रथम पुस्तक में जहाँ वह कुटुंब को राज्य का सबसे छोटा घटक मानता है, वहाँ तीसरी पुस्तक में वह लिखता है कि राज्य नागरिकों का समूह है। इस तरह नागरिकों को राज्य का घटक मानकर वह नागरिकता के सिद्धांतों की चर्चा करता है। प्रचलित धारणाओं की आलोचना करते हुए अरस्तू यह प्रश्न उठाता है कि नागरिक कौन है। सर्वप्रथम वह इस प्रश्न पर निषेधात्मक दृष्टिकोण से विचार करता है और बताता है कि केवल निवास से ही कोई व्यक्ति नागरिक नहीं हो सकता, क्योंकि विदेशी और दास भी राज्य में रहते हैं। अभियोग चलाने का अधिकार भी नागरिकता प्रदान नहीं करता, क्योंकि यह अधिकार विदेशियों को भी संधि द्वारा प्राप्त हो सकता है। जिनकी नागरिकता छीनी गई है या जिन्हें देश से निकाला मिल चुका है, वे भी नागरिक नहीं हैं। किसी राज्य के क्षेत्र में जन्म लेने या किसी नागरिक की संतान होने से भी कोई नागरिक नहीं बन सकता, क्योंकि यह लक्षण पुराने राज्यों के विषय में तो ठीक हो सकता है, किंतु नए राज्यों के आरंभिक नागरिकों पर लागू नहीं हो सकता। अरस्तू के अनुसार नागरिकता का निर्धारण जन्म, निवास स्थान या कानूनी अधिकारों से नहीं हो जाता, बल्कि वह इस संबंध में व्यक्ति की राजनीतिक क्षेत्र में सक्रियता को महत्व देता है। अरस्तू के अनुसार वह व्यक्ति नागरिक है जो स्थायी रूप से न्याय के प्रशासन तथा राजकीय पदों को ग्रहण करने की प्रक्रिया में भाग लेता है। लोकतंत्र के लिए वह इस लक्ष्य को अधिक स्पष्ट करते हुए कहता है कि वह व्यक्ति नागरिक है जो राज्य के न्याय संबंधी तथा विचार संबंधी कानून निर्माण के कार्यों में भाग लेता है। नागरिकता के आवश्यक गुण। अरस्तू प्लेटो के ही समान नागरिकता को सीमित रखने के पक्ष में है। उसके अनुसार शासन के न्यायिक तथा कानूनी कार्यों को संपादित करने के लिए अत्यधिक विकसित बुद्धि, नैतिक शक्ति तथा व्यवहारिक बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है। उसे शासक और शासित दोनों ही रूपों में कार्य करने वाली क्षमता प्राप्त होनी चाहिए। व्यक्ति द्वारा ये गुण केवल उसी स्थिति में प्राप्त किए जा सकते हैं जबकि उसके पास अवकाश हो। अरस्तू के लिए अवकाश का तात्पर्य छुट्टियों से नहीं, बल्कि उन कार्यों को रोकने से है जो अपने आप साध्य हैं, साधन नहीं। खानों में काम करना, मकान बनाना या व्यवसाय करना, ये सब कार्य जीविकोपार्जन के साधन हैं, साध्य नहीं। जबकि ज्ञान, चित्रकला और राजनीति आदि कार्य अपने कार्य में ही साध्य हैं। अरस्तू का विचार है कि जिन व्यक्तियों का सारा समय और शक्ति जीविकोपार्जन के कार्य में लग जाती है, दूसरे शब्दों में जिन्हें अवकाश नहीं मिलता है, वे सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति अपने कर्तव्यों का संपादन नहीं कर सकते हैं। अपनी इस प्रकार की विचारधारा के आधार पर वह निम्नलिखित श्रेणियों में के व्यक्तियों को नागरिकता से वंचित रखने के पक्ष में है। संपत्ति विहीन व्यक्तियों को नागरिकता प्राप्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह वर्ग गुणों का विकास नहीं कर सकता तथा इसकी राज्य के कार्यों में रुचि भी नहीं होती। इसके अतिरिक्त संपत्ति विहीन वर्ग को राज्य के प्रबंधन का कोई अनुभव भी नहीं होता। दासों को नागरिकता प्राप्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे पारिवारिक जीवन में दास मात्र होता है। शारीरिक परिश्रम के कार्य करने के कारण उनमें उचित विवेक नहीं होता और उनके पास अवकाश भी नहीं होता। श्रमिक वर्ग के व्यक्तियों को भी वह इस कारण नागरिकता से वंचित करता चाहता है कि उनके पास अवकाश नहीं होता है और वे नागरिकता के गुण विकसित करने की स्थिति में नहीं होते। संपत्ति प्राप्त के अप्राकृतिक उपायों जैसे दखोरी आदि में संलग्न व्यक्तियों को भी नागरिकता प्राप्त नहीं होना चाहिए। स्त्रियों तथा बच्चों को नागरिकता प्राप्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनकी बौद्धिक क्षमता हीनता स्तर की होती है। सभी वृद्ध व्यक्तियों को भी नागरिकता प्राप्त नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वे राज्य के प्रति उत्तरदायित्व पूरे करने की स्थिति में नहीं होते हैं। न्याय। प्लेटो के समान अरस्तू भी राज्य के लिए न्याय को बहुत महत्वपूर्ण मानता है, लेकिन अरस्तू ने न्याय की धारणा का प्रतिपादन प्लेटो से भिन्न रूप में किया है। अरस्तू न्याय को सद्गुणों का समूह मानता है। व्यक्ति के न्यायप्रिय होने के लिए यह आवश्यक है कि वह समुदाय के अन्य सदस्यों के प्रति अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन करे। अरस्तू सर्वप्रथम न्याय के दो भेद करता है: पूर्ण न्याय, विशेष न्याय।
पूर्ण न्याय नैतिक गुणों और चरित्र की श्रेष्ठता का नाम है और इसका तात्पर्य यह है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के साथ अपने संबंधों में नैतिक गुणों का पालन करे। अरस्तू के अनुसार पूर्ण न्याय कानूनों के अनुरूप आचरण करने में निहित है। विभिन्न स्थितियों में पूर्ण न्याय की व्याख्या करते हुए कहा जा सकता है कि परिवार में न्याय का अर्थ है स्वामी का दास पर या पति या पत्नी का तथा मालिक का सदस्यों पर स्वाभाविक शासन। गांव में न्याय के अर्थ में सबसे सयाने पुरुष द्वारा गांव के दूसरे लोगों का नेतृत्व है। एक सक्षम राज्य का अर्थ है शिक्षित, सभ्य और गुणवत्ता युक्त व्यक्ति द्वारा अपने व अन्य लोगों पर उचित शासन की है। विशेष न्याय का संबंध सद्गुण और भलाई के विशेष रूपों में से है जिनके आधार पर हम दूसरों के साथ न्यायोचित व्यवहार करते हैं। इसे अरस्तू पुनः दो उपभेदों में बांटता है, विचारणात्मक न्याय और सुधारक न्याय। विचारणात्मक न्याय यह प्रत्येक व्यक्ति को समाज के सदस्य के रूप में उसका उचित भाग प्रदान करता है। इसका अर्थ यह है कि राज्य अपने नागरिकों के महत्व और योग्यता को दृष्टि में रखते हुए उनमें राजनीतिक पदों, सम्मानों, अन्य लाभों या पुरस्कारों का बंटवारा न्यायपूर्ण रीति से करे, क्योंकि इनमें विषम वितरण से राज्य में असंतोष उत्पन्न हो जाता है जो क्रांति को जन्म देता है। स्वयं अरस्तू के शब्दों में इसका अर्थ है राज्य के उद्देश्य की पूर्ति के लिए किए गए योगदान के अनुपात में प्रत्येक के द्वारा अधिकार की प्राप्ति। यह विधायक के विषय क्षेत्रों में आता है। समाज का सदस्य होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति को राज्य के कार्यों में भाग लेने का समान अधिकार प्राप्त होता है। अतः जहाँ तक संभव हो पदों के वितरण में किसी प्रकार का पक्षपात नहीं किया जाना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को अचानक या विषम अनुपात में सत्ता प्राप्त नहीं करने दिया जाना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति सरलता से भ्रष्ट हो जाते हैं और प्रत्येक व्यक्ति संपन्नता को सहन नहीं कर सकता। पद सभी व्यक्तियों के लिए खुले होने चाहिए, किसी वर्ग का पदों का एकाधिकार नहीं होना चाहिए और धनी तथा निर्धन सभी व्यक्तियों को प्रशासनिक कार्यों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति होनी चाहिए जिसमें प्रत्येक व्यक्ति यह अनुभव करे कि उसे उसका उचित अंश प्राप्त हो रहा है। अरस्तू की वितरणात्मक न्याय की धारणा का आधार योग्यता और ज्यामितीय अनुपात है। प्लेटो और अरस्तू की न्याय की धारणा में अंतर। प्रथम भेद यह है कि प्लेटो के न्याय का विचार कर्तव्य मूलक है, किंतु अरस्तू का विचार अधिकार मूलक है। प्लेटो के अनुसार समाज 3 मुख्य वर्गों में विभाजित है और प्रत्येक वर्ग के सदस्यों के कर्तव्य राज्य द्वारा निश्चित किए जाते हैं, परंतु अरस्तू राज्य को समान व्यक्तियों का समुदाय मानता है। अतः दोनों विचारकों की न्याय संबंधी धारणाओं में महत्वपूर्ण अंतर है। अरस्तू के अनुसार अनुपालिकता के आधार पर प्रत्येक नागरिक राज्य के किसी भी पद और पुरस्कार का अधिकारी हो सकता है, परंतु प्लेटो सभी नागरिकों को इस प्रकार का अधिकार नहीं देता। अरस्तू के न्याय की धारणा प्लेटो की धारणा की अपेक्षा अधिक सुस्पष्ट और विशद है। अरस्तू की न्याय की धारणा विशेषतया वितरणात्मक न्याय की धारणा न्याय के वर्तमान विचार से भी भिन्न है, क्योंकि वर्तमान समय में हम न्याय की धारणा के अंतर्गत नागरिकों के पद प्राप्त करने का अधिकार को सम्मिलित नहीं करते। सुधारक न्याय का विचार नागरिकों के व्यवहार से संबंधित है। यह एक नागरिक से दूसरे नागरिकों को नियंत्रित करता है और राज्य के नागरिकों के पारस्परिक व्यवहार में जो बुराइयां उत्पन्न हो जाती है उन्हें दूर करता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई किसी दूसरे व्यक्ति के साथ किए गए समझौते की शर्त को तोड़ता है तो राज्य न्यायालय के आधार पर दूसरे पक्ष के साथ होने वाले इस प्रकार के अन्याय को दूर करता है। और यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचाता है तो राज्य हानि पहुंचाने वाले पक्ष को दंडित करके इस त्रुटि को दूर करने का प्रयत्न करता है। अतः सुधारक न्याय न्यायपालिका के क्षेत्र का विषय है। अरस्तू के अनुसार यह न्याय अंक गणितीय अनुपात में दिया जाना चाहिए, अर्थात समान अपराध के लिए सभी को समान दंड दिया जाना चाहिए। तो ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, थोड़ा लंबा था, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट लग रहा है, इसलिए आप लोग अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। धन्यवाद।